हेलो बच्चों। आजकल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता जो था वो दुनिया को चला था। हमने ये पढ़ा था कि इंसान ने सबसे पहले 4 जगह पर रहना शुरू किया था। एक था अफ्रीका में, इजिप्ट में, मिस्र में, दूसरा था मेसोपोटामिया में और थर्ड था चाइना में और फोर्थ था हमारे देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन जो थी वो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के आसपास जो थी विकसित हुई थी और इसी नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया, हिंदू और हिंदुस्तान पड़ा था। अब हम इसके पार्ट 2 में देखने जा रहे हैं कि ये हड़प्पा लोगों के निर्वाह के तरीके क्या थे। बेटा, मैंने उस दिन आपको ये बताया था कि हड़प्पा किसी भी सिविलाइजेशन को जानने का सबसे बड़ा सोर्स उसकी लैंग्वेज होती है। उस टाइम की लिखी हुई किताबें होती हैं जो हमें सोसाइटी को समझने में हमारी हेल्प करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडस की जो स्क्रिप्ट है यानी लिपि है, भाषा है, उसको आज तक नहीं समझा जा सका है। तो हमें जो भी खुदाई से एविडेंस मिले हैं उन्हीं से ही हम इस सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि ये लोग किस तरीके से अपना गुजारा किया करते थे। व्हाट वर द सब्सिस्टेंस मेथड्स ऑफ द हड़प्पन पीपल। तो ये लोग क्या खाते थे, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये लोग जो थे पेड़ पौधों और जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। मछली इनका मुख्य भोजन था। अब आप पूछोगे कि कैसे पता चला ये मछली इनका मुख्य भोजन था। तो बेटा, उस टाइम हमें मछली की जो है बोन्स मिली हैं खुदाई में, तो इससे पता चल रहा है कि लोग मछली खाते थे। इसके अलावा ये गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल के दाने ये भी हमें मिले हैं। इनसे पता चलता है कि ये लोग इनका प्रयोग करते थे। यहाँ दिल नहीं है, तिल है, सॉरी। इसके बाद थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि लोग बाजरा और चावल भी खाते थे। यद्यपि हमें चावल के जो एविडेंस हैं, दाने हैं, वो बहुत कम मिले हैं। गुजरात में ही मिले हैं और इसके जितने भी हड़प्पा के स्थल हैं वहाँ से हमें नहीं मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि ये चावल काफ़ी कम खाते थे। इसके अलावा ये लोग भेड़, बकरी, भैंस और सूअर ऐसे जानवर थे, इनका भी ये यूज़ किया करते थे और ये सभी जानवर जो थे पालतू थे। इसके अलावा हमें हिरण तथा घड़ियाल की भी हड्डियाँ मिली हैं। इनसे पता चलता है कि हड़प्पा निवासी जो थे वो इनका मांस खाया करते थे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैसी थी, यानी ये एग्रीकल्चर करना जानते थे कि नहीं जानते थे। देखो, अब हम फिर से एक डिटेक्टिव की तरह, एक जासूस की तरह हम एविडेंस इकट्ठे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनको कृषि करना आता था कि नहीं आता था। अब हमें सबसे पहले हमें जो है अनाज के दाने मिले हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये गेहूँ खाते थे, जौ, चना, ऐसे ही चावल, बाजरा, ये सब हमें इनके सीड्स मिले हैं, दाने मिले हैं। तो नेचुरली ये इनके दाने हमें मिले हैं, तो इनको एग्रीकल्चर करना आता होगा, तभी तो ये हमें दाने मिले हैं ना। इसके अलावा खुदाई से हमें एक सील मिली है जिसमें बैलों का चित्र बना हुआ है। इससे पता चलता है कि ये कृषि कार्य में बैल का प्रयोग करते थे। अभी मैं आपको पिक्चर्स की हेल्प से ये समझाती हूँ, अभी हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। इसके अलावा चोलिस्तान और बनावली, ठीक है, यहाँ पर हमें मिट्टी के हलों के प्रतिरूप मिले हैं, यानी मिट्टी के जो हल हैं उनके हमें खिलौने टाइप मिले हैं। इनसे पता चलता है कि ये कृषि में हल का प्रयोग करते थे और आप सभी को पता है कि हल का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है एग्रीकल्चर में। तो इट मीन्स इनको एग्रीकल्चर करनी आती थी, तभी तो इन्होंने खिलौने बनाए होंगे ना। इसके अलावा हमें कालीबंगा राजस्थान में जुते हुए खेतों के एविडेंस मिले हैं, यानी प्लग्ड फील्ड्स मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं जो कि एक दूसरे को 90 के एंगल पर काट रहे हैं।
इससे ये हमें समझ में आता है कि एक ही टाइम में ये खेत में 2 फसलें उगा रहे थे, यानी कि एक खेत में मान लो ये गेहूँ उगा रहे थे तो दूसरे खेत में जो था ये सरसों उगा रहे थे। इसके अलावा ये जो थे हमें कुछ ऐसे टूल्स मिले हैं जिनका यूज़ ये कृषि कार्य में करते होंगे। जैसे लकड़ी के हत्थों में ये जो थे पत्थर के फलकों को फंसाकर जो थे ये फसल काटते थे, जस्ट लाइक हथौड़ी की तरह हमें कुछ ऐसे टूल्स मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इरिगेशन के भी हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं, क्योंकि ये एरिया ना अर्ध शुष्क एरिया में था, यानी सेमी एरिड एरिया था। सेमी एरिड होता है जहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो अब नेचुरली एग्रीकल्चर के लिए इनको पानी तो चाहिए होगा ना, खेतों को सींचने के लिए, तो ये आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर मेथड्स यूज़ करते थे। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता चला, तो हमें अफ़गानिस्तान में एक जगह है शुतघोई, जहाँ से हमें नहरों के कुछ एविडेंस मिले हैं। ठीक है, कैनल्स की एग्जाम्पल मिले, कुछ सबूत मिले हैं। आपको यहाँ पर मैं कैनल्स और रिवर्स में डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। रिवर्स जो है वो नदियाँ जिन्हें हम कहते हैं, ये बाय नेचर जो है ये पहाड़ों से निकल रही हैं। ठीक है, और नहर होती है, नदी में से नहर बनाई जाती है, यानी ये मैन मेड होती है, और नदी जो है वो गॉड मेड होती है। जैसे अब यमुना नदी है वो गॉड मेड है, नेचर ने बनाई है, और उससे हमने यमुना नहर निकाली हुई है, जैसे कि ये करण ताल के पास है करनाल में, तो वो मैन मेड है। तो इस तरीके से ये नहरें जो थे वो हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, इससे पता चलता है कि नहरों का यूज़ जो था वो एग्रीकल्चर के लिए किया जाता था। इसके अलावा हमें कुओं के से भी पानी लिया जाता था, क्योंकि हमें कुएं भी मिले हैं। गुजरात में धोलावीरा में भी हमें जलाशयों के एग्जाम्पल मिले हैं, सॉरी। इसके अलावा पंजाब में भी हमें नहर के सबूत मिले हैं, जो कि अब मिट्टी से भर चुकी है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को एक बार पिक्चर्स के माध्यम से, पिक्चर्स के मीडियम से देखते हैं, आपको फिर ये जल्दी समझ में आएगा। मैंने आपको समझाया था कि हमें हल के प्रतिरूप मिले हैं। ये देखो, ये हल है, ये प्लग है, और ये हमें जो है एक खिलौना मिला है। तो उस टाइम जैसे ये जो चीज़ सोसाइटी में प्रचलित होती है उसी के तो खिलौने बनाए जाते हैं ना, तो इट मीन्स इनको हल के बारे में पता था। ये देखो, ऐसी हमें एक ये बैलगाड़ी मिली है। ठीक है, अब बैलगाड़ी का प्रयोग भी कृषि कार्यों में किया जाता है ना। ये हल मिला, ये भी हल की तरह, देखो जैसे बैल जो है वो जोत रहे हैं, तो इट मीन्स इनको हल का यूज़ आता था, तो ये कृषि करना जानते ही थे। इसके अलावा ये देखो, ये कालीबंगा है राजस्थान में, ये हमें 90 के एंगल पर ये खेत मिले हैं खुदाई में, यानी एक खेत में एक फसल है और दूसरे खेत में दूसरी फसल है ना। तो ये हमें एग्जाम्पल मिले हैं। और ये देखो, ये लकड़ी के हत्थों में जो है ये इस तरीके से जो थे ये लकड़ी को फंसाकर, पत्थरों को फंसाकर जो थे ये अपने औजार बनाते थे, और जिनका प्रयोग ये कृषि कार्य में करते थे। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि इनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। दिस इज़ मोस्ट जो है आस्किंग क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम, कि ये किस मेटल के बारे में इनको नहीं पता था। तो ये जो था लोहे के बारे में इनको कुछ नहीं पता था, तो इसलिए ये लकड़ी का या फिर पत्थरों का यूज़ करते थे हल बनाने में, यानी टूल्स बनाने में। ये देखो, ये हमें कुछ और टूल्स के एग्जाम्पल मिले हैं, ये भी कृषि कार्य में इनका यूज़ होता था। ये देखो, ये हमें कुएं के एविडेंस मिले हैं। कुएं तो हमें अकेले मोहनजोदाड़ो, इनका जो शहर है उसमें 900 के करीब हमें कुएं मिले हैं। और ये जो है हमें खेतों के आसपास मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि इनको कृषि कार्य जो था वो करना आता था। ये देखो, ये भी हमें एक एविडेंस मिला है। ठीक है, तो ये हमें एविडेंस बताते हैं कि इनको जो था कृषि कार्य करना आता था। अब हम इसके अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा सा टॉपिक है,
कि ये लोग जो थे इनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी, यानी ये कौन से भगवानों की पूजा करते थे। तो हम बताएंगे, हमें एक मूर्ति मिली है जो कि आभूषणों से लदी हुई है, और ये मातृ देवी की यानी मदर गॉडेस की इसको संज्ञा दी गई है। इसके अलावा हमें खुदाई से एक सील मिली है, सी नहीं है यहाँ पर, सील है। सील मतलब कॉइन, सिक्का, जिस पर पुरुष देवता को दिखाया गया है। उनके सिर पर 3 सींग हैं और उन्हें एक सन्यासी की ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उनके चारों ओर एक हाथी है, बाघ है, गैंडा है। आसन के नीचे भैंस और पांव पर 2 हिरण हैं। लगता है कि ये पशुपति महादेव यानी शिव भगवान की मूर्ति है। ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा में हमें पत्थर पर बने लिंग तथा योनि के भी प्रतीक मिले हैं। इसका मतलब है हमें शिवलिंग मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग जो थे शिवलिंग और योनि की पूजा किया करते थे। और खुदाई से मिलने वाली एक सील पर हमें पीपल की डालियों के बीच में एक देवता को दिखाया गया है। अब नेचुरली देखो, सिक्कों पर उसी चित्र को जगह दी जाती है जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम अपने ही देश के कॉइन्स लें, किसी के ऊपर भारत का नक्शा है, किसी के ऊपर 1 रुपया लिखा हुआ है, तो उसके साथ गेहूं की बाली बनी हुई है, यानी गेहूं क्रॉप बनी हुई है, तो वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी तो बनी हुई है। तो नेचुरली उस टाइम के भी जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर पीपल की पेड़ बना हुआ है, किसी के ऊपर क्या बना हुआ है, तो वो चीज़ें सोसाइटी में सबसे ज़्यादा फेमस रही होंगी, है ना। अब जैसे पीपल का पेड़ बना हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये पीपल की पूजा किया करते थे। और एक पर कुबड़ वाला बैल बना हुआ है, इससे पता चलता है कि ये कुबड़ वाले बैल की भी पूजा किया करते होंगे। अब कुबड़ वाला बैल किसका वाहन है? शिव जी का। ठीक है, नंदी बैल जिसे हम कहते हैं। तो इट मीन्स ये शिव, कुबड़ वाला बैल, पीपल, यानी ये नेचर की पूजा किया करते थे। अब हम इसको पिक्चर्स से देखते हैं कि कैसे कैसे हमें एविडेंस मिले हैं। सबसे पहले हम देखो, ये मातृ देवी है, मदर गॉडेस है। ये हमें बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जिसने कि बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, और इन्हें हम मदर गॉडेस यानी धरती माँ, मातृ देवी का हमने इनको नाम दिया है। अब ये देखो, एक कॉइन है, सिक्का है, जिसके ऊपर ये एक देवता दिखाए गए हैं जिनके सिर पर सींग है, और इनके चारों ओर एनिमल्स हैं, जैसे कि हिरण है, शेर है ना, गैंडा है, ये सब बने हुए हैं। तो ये पता चलता है, ये देखो ये स्नेक भी है, और शिव जी के गले में स्नेक है, तो यानी ये पशुपति शिव की, यानी पशुओं के देवता शिव की पूजा किया करते थे। हम शिव भगवान को पशुपति शिव भी कहते हैं, है ना। तो इसके बाद जो है, ये देखो, ये हमें सील मिली है, मैंने आपको सिक्का दिखा दिया है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि ऐसे कौन से देवता हैं जिनकी पूजा आज भी की जाती है और उस टाइम भी की जाती थी, तो आपने शिव भगवान कहना है। ये ध्यान मुद्रा में है, देखो ध्यान लगा कर बैठे हुए हैं। ठीक है। इसके बाद हमें ये देखो, ये कॉइन मिला है जिसके ऊपर बैल बना हुआ है ना। ये देखो लिपि है, ये सिक्का है, सील कहते हैं इसको, कॉइन। इसके अलावा ये देखो कुबड़ वाला बैल बना हुआ है। ठीक है। ये हमारे जो हैं हमें बताते हैं कि उस टाइम इन देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पेपर में काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज़ शवाधान यानी ब्यूरल्स। ब्यूरल्स क्या होते हैं, शवाधान क्या होते हैं, यानी डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है जहाँ पर, उनको हम ब्यूरल्स कहते हैं, कब्रिस्तान में। तो अब हम इनके ब्यूरल सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो उस टाइम जो डेड बॉडीज़ होती थी, यानी जो मर जाता था, उसका 2 तरह से क्रिमिनेशन किया जाता था। या तो उसको जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था। आपकी बुक में एनसीईआरटी में दफनाने की तरफ ही संकेत किया गया है, जबकि आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, कॉलेज लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप पढ़ोगे कि जलाया भी जाता था। फ़िलहाल चलो हम देखते हैं कि मृत व्यक्तियों को जो था दफनाकर उनका क्रिमिनेशन किया जाता था।
हमें जो है ऐसे सबूत मिले हैं। कई यहाँ पर कमरे नहीं हैं, कब्रें हैं। लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, तो इसको देख लेना। तो हमें कब्रों की बनावट एक दूसरे से अलग थी। कब्र क्या होती है? जिसमें ग्रेव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जहाँ पर उनको रखा जाता है, डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है। तो कई जो कब्रें थी उनको ईंटों की चिनाई करके बनाया गया था। अब जैसे कब्र कैसे बनाई जाती है, गड्ढा खोदा जाता है, तो या गड्ढे को अंदर से ईंटें लगाकर प्रॉपर वे से बनाया जाता है कब्र को। तो हमें ना ऐसे दो तरह की कब्रें मिली हैं। एक तो मिट्टी सीधा गड्ढा है, उसमें डेड बॉडी दफनाई गई है, और एक है बड़े सिस्टमेटिकली जो है वो कब्र खोद के ईंटों की चिनाई करके डेड बॉडी को रखा गया बड़ी इज्जत के साथ। तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम ना सोसाइटी में जो था अमीर गरीब में फ़र्क किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन था। यानी अब जो गरीब होगा उसको गड्ढे में दफना दिया गया होगा, मिट्टी के गड्ढे में, और जो अमीर होगा उसे बड़ी इज्जत के साथ ब्रिक्स वाली कब्र में लिटाया गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कई कब्रों में हमें मिट्टी के बर्तन तथा आभूषण भी मिले हैं। देखो उस टाइम एक ये माना जाता था कि डेड जब इंसान मर जाता है तो उसका रीबर्थ होता है, यानी उसकी आत्मा दोबारा आती है कब्र में, और उसको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जो थे उसके आभूषण और बर्तन जो थे वो साथ में रखे जाते थे, ताकि वो इनका यूज़ कर सके। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि ये लोग रीबर्थ में बिलीव करते थे। तो हमें पुरुष और महिलाओं दोनों की ही कब्रों में हमें ऑर्नामेंट्स मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि पुरुष भी आभूषण यानी गहने पहना करते थे। दोनों ही शौकीन थे, तभी तो उनकी कब्रों में आभूषण मिले हैं। इसके अलावा कुछ कब्रों में हमें तांबे के, कॉपर के मिरर्स भी मिले हैं। और इसके अलावा मनकों से बने आभूषण, मनके मतलब बीड्स, मोतियों से बने हुए हमें ऑर्नामेंट्स मिले हैं। अब ना मिस्र की सभ्यता इसकी समकालीन सभ्यता है, कंटेम्प्रेरी है। मतलब जिस टाइम में हमारे देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसी टाइम वर्ल्ड में, अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता भी चल रही थी। तो मिस्र में भी हमें कई पिरामिड्स मिले हैं। पिरामिड्स ये दुनिया के 7 वंडर्स में आते हैं। तो ये पिरामिड्स राजकीय शवाधान थे, यानी मैं अभी पिक्चर में आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर रॉयल फैमिली की डेड बॉडीज़ को रखा गया है, और उनके साथ बहुत ज़्यादा धन संपत्ति जो है वो दफनाई गई थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मिस्र के लोग जो थे वो महंगी चीज़ें दफनाने में बिलीव करते थे, और जबकि इन हड़प्पा के लोग जो थे वो बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मिस्र के जो ब्यूरल्स हैं और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ब्यूरल्स हैं, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो ये आपने अंतर बता देना है। अब मैं आपको इसको पिक्चर्स की सहायता से समझाती हूँ। ये देखो, ये हमें डेड बॉडीज़ मिली हैं, वहाँ पर ब्यूरल्स मिले हैं, ये डेड बॉडी है, ठीक है। और इसके बाद हमें एक और डेड बॉडीज़, ये देखो ये मिली हैं, इनके साथ ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये देखो ये मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। इसके अलावा हमें मोतियों के भी जो हैं आभूषण वगैरह मिले हैं। वो अब हम इसमें नज़र तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन और भी अगर हम इमेजेस देखेंगे तो हमें उसमें दिखेंगे। तो इससे पता चलता है कि ये रीबर्थ में विश्वास रखते हैं, तभी तो ये बर्तन दफनाए गए हैं ना। इसके अलावा हमें तांबे के मिरर्स भी मिले हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम ये एक और डेड बॉडी मिली है जो कि बड़े देखो चिनाई करके दफनाई गई है, और इनके साथ भी हमें ये जो है ये पीछे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। तो ये बड़े तरीके से दफनाई गई है, ये किसी लगता है बहुत अमीर इंसान की डेड बॉडी होगी। अब ये देखो, ये मिस्र के पिरामिड्स हैं जो कि दुनिया के 7 वंडर्स में आते हैं, जो प्रिज्म शेप में हैं। और ये जो हैं यहाँ पर राजकीय यानी रॉयल फैमिली राजाओं को दफनाया गया था।
तो उनकी मम्मीज़ यहाँ पर हैं, अभी भी हैं यहाँ पर डेड बॉडीज़। ये जो राजाओं की या रॉयल फैमिली के डेड बॉडीज़ हैं, इनको मसाले लगाकर एज़ इट इज़ रखा गया है। अभी तक इतने साल देखो बीत गए हैं और अभी तक वो हैं, ठीक है। तो ये हमारे लेकिन यहाँ पर जो डेड बॉडीज़ मिली हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रीशियस जो चीज़ें थी वो दफनाई गई थी, कीमती चीज़ें दफनाई गई थी। तो ये यहाँ की डेड बॉडीज़ में और ये इजिप्ट की डेड बॉडीज़ में हमें अंतर देखने को मिलता है। होप आपको ये आज के टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो बाकी जो टॉपिक हैं अब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तब तक बेटा बाय, हैव अ नाइस डे।